आज हम चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में। हमने जाना कि समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी पढ़ा। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी वह साम्राज्य समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अत्यधिक परिश्रम और कार्यकुशलता के कारण उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया था। स्कंदगुप्त योग्य गुप्त सम्राटों की श्रृंखला में अंतिम नरेश था, जिसके प्रताप का सूर्य समस्त उत्तरी भारत पर चमकता था। गुप्त सम्राटों ने 275 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक शासन किया था। समुद्रगुप्त पराक्रमांक के राज्यारोहण से लेकर स्कंदगुप्त क्रमादित्य के अवसान तक का काल यानी 335 ईस्वी से 467 ईस्वी तक का काल गुप्तों के चरम उत्कर्ष का काल था। परंतु स्कंदगुप्त के पश्चात विदेशी आक्रमणकारियों के कारण गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई और अंत में उनका राज्य मगध तक सीमित रह गया। ऐसे शक्तिहीन और अकर्मण्य राजाओं का अंत स्वाभाविक ही था। तो हम आज चर्चा करेंगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए ऐसे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिससे इतने उत्कर्ष राज्य का पतन हो गया। पहला जो सबसे बड़ा कारण था इसमें बाहरी आक्रमण, मुख्यतः उसमें हुण आक्रमण हुए। गुप्त साम्राज्य को हुणों ने बहुत हानि पहुंचाई। तो राजनीति का एक सिद्धांत है कि शत्रु किसी शासक पर उसी समय आक्रमण करता है जब वह उसे शक्तिहीन समझता है। शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण कर अपना विनाश कोई भी मोल नहीं लेना चाहता। तो स्कंदगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य पर हुणों ने आक्रमण किया, लेकिन क्योंकि स्कंदगुप्त बहुत शक्ति संपन्न था तो उसने हुणों को पराजित कर दिया। किंतु स्कंदगुप्त के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के समय आंतरिक विद्रोह से गुप्त सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी और हुणों ने पुनः भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। हम देखें भानुगुप्त और बालादित्य के समय हुण राजा तोरमान का आक्रमण हुआ 484 ईस्वी के आसपास। उसने कश्मीर, पंजाब और मालवा पर अधिकार कर लिया। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के उत्तरार्ध से गुप्तों के अवनति काल तक हुण गुप्त सम्राटों के लिए स्थायी चिंता और वेदना का कारण बने रहे। और हुणों के निरंतर आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य की नींव खोखली हो गई और उनके आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा इसका एक काफ़ी बड़ा कारण है, वो है आंतरिक दुर्बलता। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उन्होंने दिग्विजय की थी, उसके कारण भारतीय शासकों को उनकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो गई थी और सामंत और प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे। उनका सेनापति था भट्टारक, उसने वल्लभी में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, वहाँ मैत्रक वंश की नींव डाल ली। इसी प्रकार एक सामंत था लक्ष्मण गुप्त, उनके लेख में भी हमें पता चलता है कि गुप्त सम्राट का उसने कोई उल्लेख नहीं किया, यानी उसने भी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली होगी। उनके सामंत परिव्राजक महाराज हस्तिन भूमिदान पत्र अपने नाम से प्रेषित करने लगा और उसने अपने नाम से ही सिक्के चला दिए। इसी तरह मालव राज यशोवर्मन ने हिमालय प्रदेश से लेकर पश्चिम में समुद्र पर्यंत समस्त देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।
और कन्नौज के मौखरियों ने भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। बंगाल में गौड़ वंश, तो दक्षिण में वाकाटक। तो गुप्त सम्राटों की शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि वो पुनः संभल नहीं सके, और इन दुर्बलता का लाभ शत्रुओं ने उठाया और गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद है संघात्मक शासन प्रणाली। समुद्रगुप्त ने एक प्रकार की संघात्मक साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र थे: प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र और अधीनस्थ मैत्री क्षेत्र। प्रदेशों की आंतरिक स्वायत्तता को सम्मान देने की नीति के कारण प्रभावशाली प्रांतीय राजाओं और सामंतों का उदय हुआ था। सामंतों को दी गई विशेष सुविधाएं और छूटें मुख्यतः स्थायी सेना रखने और परंपरागत आधार पर राज्य करने का विशेषाधिकार गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हुआ। एक उनकी थी परराष्ट्र नीति भी। समुद्रगुप्त के काल में हम देखें तो उसने इस नीति का प्रयोग किया। उसने दक्षिणापथ के राजाओं को विजित करके अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया और उनके जितने ही नष्ट राज्यों को पुनः स्थापित किया। पड़ोसी विदेशी राज्यों से मित्रता स्थापित की। तो और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी मालवा और सौराष्ट्र से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिससे गुप्त साम्राज्य केवल सुरक्षित ही नहीं रहा बल्कि उन्नति के शिखर पर पहुंचा। लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में इन गुणों का अभाव था। न तो वो शक्तिशाली थे, न नीति निपुण, और इसी कारण से गुप्त साम्राज्य लड़खड़ाने लगा। इसके बाद है उत्तराधिकार के युद्ध। गुप्त वंश में उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं था। परिस्थिति के अनुसार कभी सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता था तो कभी योग्यतम पुत्र को, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त और उसके भाई काच के मध्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके बड़े भाई रामगुप्त के मध्य तथा स्कंदगुप्त और उसके बड़े भाई पुरुगुप्त के मध्य उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष हुआ। इन उत्तराधिकार युद्ध और राज दरबार में उनसे उत्पन्न गुटबंदियों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया होगा। इसके बाद है आर्थिक क्षति। पश्चिमोत्तर और पश्चिमी प्रदेशों के गुप्त साम्राज्य से निकल जाने के बाद गुप्तों की आय के व्यापारिक स्रोत अपेक्षाकृत बहुत कम हो गए। स्कंदगुप्त एवं बाद के जो गुप्त राजा थे, उनकी हुणों के निरंतर युद्धशीलता ने भी गुप्तों के राजकोष को प्रभावित किया होगा। इस असंतोषजनक आर्थिक अवस्था के संकेत हमें स्कंदगुप्त के शासनकाल से ही मिलने लगते हैं। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राएं विशुद्ध स्वर्ण की न होकर मिश्रित धातु की हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय आर्थिक स्थिति जो थी वो क्षीण होने लगी थी। स्वर्ण मुद्राओं की अपेक्षा उसकी चांदी की मुद्राएं अधिक हैं, जबकि हमने देखा कि समुद्रगुप्त के काल में सारी स्वर्ण मुद्राएं चली थी। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही कम चलाई थी। इसके बाद यशोधर्मा का उदय। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि 532 ईस्वी के आसपास मालवा में यशोधर्मा नाम के पराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और उसका साम्राज्य हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक था और पूर्व में उड़ीसा से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र उसके अधीन था। इस साम्राज्य की स्थापना करते हुए उसने गुप्त नरेश को अवश्य ही पराजित किया होगा। एक और कारण भी था, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव हमें यहाँ दिखाई देता है। चूँकि गुप्त काल हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनरुद्धार का काल था, पुनरुत्थान के लिए ये विख्यात है। इन्होंने वैदिक धर्म को पुनः जागृत किया और परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की, जो हमें उनके अभिलेखों और सिक्कों में भी प्राप्त होती है।
लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद वैष्णव धर्म राजधर्म नहीं रह गया था। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने बौद्ध धर्म का प्रभाव उन पर पड़ने लगा और कईयों ने तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, जिससे उन पर अहिंसा का गहरा प्रभाव पड़ा और सामरिक प्रवृत्ति उनमें नष्ट होने लगी। फलस्वरूप विदेशी जातियों ने जब भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया तो आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी जातियों के आक्रमण को समाप्त करने में वो सफल नहीं हो सके। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का प्रभाव शताब्दियों तक भारत पर पड़ा और दीर्घ काल तक साम्राज्य में सुरक्षा और शांति बनाए रखना संभव नहीं था। और जब केंद्र में दुर्बल शासकों की श्रृंखला प्रारंभ हुई तो उसके लिए विशाल साम्राज्य पर आधिपत्य बनाए रखना असंभव हो गया। फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया।